हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल यानी कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल या परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद जो है नील्स बोर ने अपना क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, जो रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट थे। उन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को देखते हुए अपने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कंपेयर में। तो नील्स बोर ने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बाद इस मॉडल को प्रपोज किया था, तो जितनी भी लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल की, उन सबको दूर करने की कोशिश की है नील्स बोर ने। तो इन्होंने रदरफोर्ड के सबसे बड़े ड्रॉबैक को, जो कि एटॉमिक मॉडल की स्टेबिलिटी थी, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी मॉडल के पोस्टुलेट्स को और इसकी थ्योरी को, जो एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड है। तो अब हम देखते हैं इसका पोस्टुलेट नंबर 1, जो है An atom consists of positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it in circular orbits that have a fixed amount of energy। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है नील्स बोर का, जो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि कोई भी एटम है तो उस एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होगा जो उसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, जो किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन इट सर्कुलर ऑर्बिट्स, और जो ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे अलग अलग, जिनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग पाथ में क्या करेंगे, मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। किसके अराउंड करेंगे, न्यूक्लियस के। और कैसे पाथ पे करेंगे, सर्कुलर पाथ्स पे। अब ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स। कि ये जो सर्कुलर पाथ आपको न्यूक्लियस के चारों ओर दिख रहे हैं, इनको हम सेल भी कहते हैं, इनको ही हम ऑर्बिट भी कहते हैं, और इन्हीं को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इनको बोर ने डिनोट किया था 1 2 3 4 या KLMN। तो कैपिटल KLMN से इनको डिनोट किया जाता है, और इनको 1 2 3 4 से भी क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये जो 1 2 3 4 और KLMN है, ये नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड। कभी भी जो ऑर्बिट का नंबर होगा या सेल का जो नंबर होगा, वो 0 कभी नहीं हो सकता। तो इनकी जो वैल्यू होगी, तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब ये बात कर रहा है एनर्जी और लेवल्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इट मीन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी सर्कुलर पाथ्स हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, ऑर्बिट्स एंड सेल्स, एंड दैट हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनकी एक और खासियत है कि जो भी ये एनर्जी लेवल्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनकी जो होती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यानी कि KLMN कोई भी सेल है, उसकी डिफरेंट एनर्जी नहीं होगी, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ होंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर सेल की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जो हर एक ऑर्बिट है KLMN, इन सब की अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो कि फिक्स्ड होगी। ना तो वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से कम होगी और ना ही वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से ज्यादा होगी, बल्कि हर एक सर्कुलर पाथ, या हम जिसको ऑर्बिट कह रहे हैं KLMN को, इनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से ही इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे रदरफोर्ड का अगर हम ड्रॉबैक देखें, तो रदरफोर्ड ने भी यही बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है, वो अगर किसी अपोजिट चार्ज के अराउंड क्या करता है, अराउंड मूव करता है, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो लूज होती जाती है, और एनर्जी रेडिएट होने की वजह से उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वो एक टाइम न्यूक्लियस में आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पर यहाँ पे भी तो हम यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है,
मूव कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी गई थी कि एक्चुअल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, जबकि यहाँ बोर के मॉडल में बोर कहते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो होंगे वो क्या होंगी? सर्कुलर पाथ होंगे। लेकिन हर एक सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्या होगी? डेफिनेट होगी, फिक्स होगी, जिस वजह से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो वो अपने ही एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेंगे, जिससे ना तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और ना ही उनकी एनर्जी लूज होगी, जिससे वो ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। तो ये था नील बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट जो एटम की स्टेबिलिटी को वेल एक्सप्लेन करता है रदरफोर्ड की कंपेयर में। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका पोस्टुलेट नंबर सेकंड। तो सेकंड पोस्टुलेट कहता है द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स साइज, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, जो हमने ये एनर्जी सेल्स या ऑर्बिट्स बनाई हैं, हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो उसके साइज से रिलेट करेगी, यानी कि उसका साइज बड़ा है या छोटा है तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी भी क्या करेगी? वेरिएट करेगी। एंड द लोएस्ट एनर्जी इज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, यानी कि जो सबसे छोटा ऑर्बिट होगा साइज में, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी। तो हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इसके क्या हैं? डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स हैं। तो साइज देखा जाए तो ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज ऑर्बिट है के, इसका साइज भी सबसे स्मॉल है, तो हम इसको कहेंगे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। एंड यानी कि ये एन वाली ऑर्बिट है, जो फोर्थ ऑर्बिट हम ले रहे हैं, ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा रेडियस पे है, तो इसका साइज भी सबसे ज्यादा क्या होगा? बड़ा होगा। साइज सबसे ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। तो हम इसको कहेंगे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आउटसाइड आते रहेंगे तो इनकी रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ने के साथ साथ इनका साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ने के साथ साथ इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उनकी एनर्जी भी ऑर्बिट के हिसाब से क्या होगी? ऑर्बिट के साथ साथ उनकी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो जो के ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी लोएस्ट होगी, और एन ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। तो ये था सेकेंड पोस्टुलेट। अब बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर थर्ड की। तो थर्ड पोस्टुलेट कहता है इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और ऑर्बिट द मूविंग इलेक्ट्रॉन नीदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी, इट्स एनर्जी रिमेन फिक्स्ड और स्टेशनरी। तो इस पोस्टुलेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट पाथ्स में या डिफरेंट ऑर्बिट्स में, वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट या लेवल में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन के टाइम इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है एनर्जी को और ना ही गेन करता है एनर्जी को, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन अपनी ही एनर्जी से एक फिक्स एनर्जी अमाउंट से ही क्या करेगा? रिवॉल्यूशन करेगा। जैसे के सेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो के सेल में ही रिवॉल्व करता रहेगा, और के सेल की एनर्जी जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? लोएस्ट होगी, और वो उसी एनर्जी के साथ इस ऑर्बिट में क्या करेगा? घूमता रहेगा। तो इसमें रिवॉल्व करते टाइम इस इलेक्ट्रॉन को ना तो एनर्जी लूज करने की कोई जरूरत पड़ती है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो अगर किसी सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लॉस और गेन नहीं होगी तो ना तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। तो ये था थर्ड पोस्टुलेट। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका पोस्टुलेट नंबर 4। तो बोर का फोर्थ पोस्टुलेट काफी इंपोर्टेंट पोस्टुलेट है जिसपे इसने मेनली फोकस किया था, जो है ओनली दोज एनर्जी लेवल्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम of an electron is an whole number multiple of h/2π। तो ये पोस्टुलेट कहता है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, वो सारी एनर्जी लेवल्स परमिटेड नहीं होती हैं, तो किसी भी रैंडम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल होगा। तो अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या
रिवॉल्व कर रहा है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होगा जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो m यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और v यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो mv अगर हम देखते हैं तो mv हमारा लीनियर मोमेंटम हो जाता है किसका, मूविंग इलेक्ट्रॉन का। एंड यहाँ पे r भी है, तो r यहाँ पे होती है न्यूक्लियस से किसी भी सेल की रेडियस। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को हम शो करते हैं mvr से, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो ये mvr जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2π का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। अब होल नंबर मल्टीपल का मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो क्वांटाइज्ड होंगे, वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते बल्कि एक होल नंबर मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू वेरिएट होगी ऑर्बिट टू ऑर्बिट। तो यहाँ पे होल नंबर मल्टीपल मतलब जो n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, एक होल नंबर मल्टीपल होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकती है अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1h यानी कि h/2π हो जाएगा। और अगर सेकेंड ऑर्बिट है, n की वैल्यू 2 है तो ये 2h/2π हो जाएगा, और n इक्वल टू 3 होगा तो ये 3h/2π हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये इनकी परमिटेड वैल्यू होंगी। तो अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये पोस्टुलेट भी रदरफोर्ड के एक लिमिटेशंस को क्या करता है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। तो उसी के इस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर ने ये फिफ्थ पोस्टुलेट दिया है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है। तो ये पोस्टुलेट कहता है द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट इन ट्रांजिशन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड energy is absorbed or emitted when an electron moves from one orbit to another orbit। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो अपनी ही फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं या चक्कर लगाते हैं। बट अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में ना घूम के अपनी ऑर्बिट से मूव ऑन करे अपने से हायर एनर्जी लेवल में या अपने से लोअर एनर्जी लेवल में। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी इलेक्ट्रॉन का अपनी एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाना और उस एनर्जी लेवल से वापस अपनी एनर्जी लेवल में आना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हम देखते हैं कि एक्साइटेशन क्या होता है और डी एक्साइटेशन क्या होता है। सपोज ये एक एनर्जी लेवल है E1 और ये दूसरी एनर्जी लेवल है E2। अगर हम लोअर एनर्जी लेवल को E1 कह दें और इससे हायर एनर्जी लेवल को E2 कह दें तो E2 की जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी किसकी कंपेयर में, E1 की। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे E1, यानी कि इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जहां पे वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जो E1 में प्रेजेंट है, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, और इसको हम, इसकी जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को या कहीं से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ऑब्टेन हो जाए या एनर्जी का कोई पैकेट ऑब्टेन हो जाए तो ये उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने से ये अपनी लोअर एनर्जी स्टेट को छोड़ के कहाँ पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि E1 से कहाँ जंप कर जाएगा, E2 में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पैकेट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इसको एक्साइटेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो लाइंस, जो एब्जॉर्प्शन लाइंस हमें ऑब्टेन होती हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो यहाँ से ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया, लेकिन इस लेवल में ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। तो ये केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही, काफ़ी कम टाइम में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और वापस फिर से अपनी हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो ये यहाँ आ जाएगा। तो जब ये हायर
हायर से लोअर में आएगा तो इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी लोअर से हायर में जाने के लिए, उतनी एनर्जी को ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, यानी कि एमिट कर देगा। तो उतनी एनर्जी को अगर ये एमिट कर देगा, एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, लौट आएगा। तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आना। जब भी कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये अपनी एनर्जी को रेडिएट या एमिट करता है। तो एमिट करने से जो हमें लाइन्स ऑब्टेन होती हैं तो उसी को एमिशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था ये था एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है या हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो उस टाइम पे या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। अब एक बात और यहाँ पे है, द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट इन ट्रांजिशन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है लोअर से हायर में, हायर से लोअर में, तो इसमें एनर्जी जो एब्जॉर्ब और क्या हो रही है, लूज हो रही है, वो हमेशा एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी। कि सपोज इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक पैकेट देते हैं, फोटोन देते हैं एनर्जी का, तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hν के क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक पैकेट एनर्जी का या एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये डी एक्साइटेशन में हायर से लोअर आने में उतनी ही एनर्जी को रिलीज भी करेगा। तो दोनों ही क्या है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये डेल्टा ई यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डेल्टा ई मीन्स डिफरेंस इन एनर्जी। तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है वो डिपेंड करता है दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस पे। तो अगर हम एल और एम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखें तो हम E1 मान लेते हैं L की एनर्जी और E2 मान लेते हैं M की एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस होगा डेल्टा E, वो हायर एनर्जी माइनस क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल। तो E2 माइनस क्या लिख देंगे, E1। तो ये होगा इनकी एनर्जी का डिफरेंस। तो ये थे नील बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट। आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।